जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 17। देखिए 16 सेट तक आपको मिल चुका है, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 सेट आपको देने का वादा था। 17 नंबर पे आज हम लोग चल रहे हैं। 18, 19, 20 3 आपको और मिलेगा। और देखिए हर एक सेट में आपको हर एक तरीका के सवाल को डालने का कोशिश किया गया है और कोशिश यही रहा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का लेवल है, उसको मैच किया जाए अच्छे तरीक़ा से। तो भाई आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। अब आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं कि आपको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप काफ़ी समझदार हैं और बहुत शायद आपको बहुत दिनों से समझाया जा रहा है, ये बात भी सही है। तो सब कुछ आपके ऊपर है। आप लोग जिस भी बैच में इनरोल है, चाहे आप सुपर 50 में होंगे, चाहे आप 40 डेज टारगेट बैच में होंगे, चाहे आप मैथ प्लस रीजनिंग बैच में होंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, अभिषेक सर आपको मैथ और रीजनिंग के रोड मैप में बता चुके हैं। एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो सेट चल रहा है ना, इसका कोई प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो सारे जितना भी अभी तक सेट हुआ है, सबका लिंक टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम शेयर किया जाता है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपका कोई सेट छूटा है तो जाके उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो को पॉज मारना है, आपको खुद से बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। ऐसे नहीं कि ऐसे बस देखे जा रहे हैं। देखिए जो भी लोग ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देख रहे हैं सो के, लेट के, बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है। आप पेन पेपर लेके बैठिए। अरे एक सादा सा पेज ले लो, एक पन्ना ले लो, एक पेन ले लो और ऐसे फ़ोन रख के देखते रहो बढ़िया से। क्वेश्चन आए सॉल्यूशन लगाओ, क्वेश्चन आए सॉल्यूशन लगाओ। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है प्रैक्टिस करने का। आप ये समझो कि एग्जाम में आपके सामने 20 सवाल है, तो आपको ये देखना है कि कितना सवाल आप कर सकते हैं, कितना सवाल आप बना रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक भी सवाल जितना आपको पढ़ाए हैं उससे बाहर है, नहीं, सवाल उसी दायरे से है। तो इसीलिए आपको बढ़िया से देखना है। और देखो मेहनत में ना कंजूसी मत करो। मालूम है कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। भाई मेरे एक बात बताओ कि जितना सीट है उतना ही लोगों का नौकरी होगा। अब किसी को नहीं पता है, जो अभी रात दिन पढ़ रहा है ना, उसको भी नहीं पता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो वो सब बात जाने दो, बस आप मेहनत पे फोकस करो। ठीक है सर, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर हो, आपका जो भी लैंग्वेज पेपर होगा बहुत मेरिट में आपको साथ देगा। आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी मत छोड़ो। जितना सिलेबस है 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करना जरूरी है। नया नया चीज़ पढ़ने का अब टाइम है नहीं, तो जितना रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, और जो लोग सेफ स्कोर बता रहे हैं उनको तो इग्नोर करना, आपको पहले ही बता दिए कि सेफ स्कोर क्या होगा। किसी को नहीं पता है कि ये भी सेफ है कि नहीं। ठीक है, आदमी को खुद पता नहीं कि हम सेफ है कि नहीं, आप सेफ है कि नहीं, पता है नहीं पता है। तो सेफ स्कोर के चक्कर में मत दौड़िए, आप लोग सीधा मेहनत करिए और कोशिश यही करना है कि मैक्सिमम स्कोर किया जाए, मैक्सिमम। ठीक है, एक टारगेट बनाइए कि भाई हमको इतना सवाल से ऊपर लगाना है, ऊपर बनाना है। और देखो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सोच तो लिए कि हमको ना एकदम 90% सवाल बनाना है। भाई 90% सवाल कब बनाओगे, जब पढ़ोगे उस लायक तब ना, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट सेट। और बाकी आपको अभिषेक सर अभी फिर से टारगेट दे रहे हैं, फिर से टारगेट दे रहे हैं, फिर से फॉलो कीजिए, पढ़िए, पढ़ते जाइए। इतना बढ़िया तो पढ़ाया जा रहा है। शायद किसी चैनल पे ऐसा आपको नहीं बताया जा रहा है जहाँ पे डेली टारगेट दिया जा रहा है। मैथ में आपको वीडियो मिल रहा है, जीके जीएस में आपको टारगेट दिया जा रहा है डेली। भाई क्या चाहिए आपको, अब क्या चाहिए आप बताइए। इतना बढ़िया से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़िए ध्यान से। ठीक है, और कंप्लीट लेक्चर को देखना है शुरू से लेके आखिर तक और शेयर भी मारना है। पसंद आए तो लाइक भी करना है और कुछ पसंद ना आए तो कमेंट में लिखो
क्या दिक्कत है। और हर एक सवाल का जवाब कमेंट में चाहिए। आप लोग मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आता है भाई, मेरे 200 व्यू 300 व्यू, करेंगे क्या इसका? बताओ करेंगे क्या इसका? कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं, मेरा मेहनत भी बेकार है। वीडियो को थोड़ा फैलाओ। लगाइए, जो समझाना था आपको समझा दिए, आगे आपकी मर्जी। पहला सवाल लगाइए, कहता है कि यदि x/8 + 8/x बराबर 1 है तो x³ का मान क्या होगा? भाई मेरे सोचो कैसे बनेगा ये सवाल। क्या वैल्यू रखेंगे? आप कहेंगे सर x के जगह पे 8 रख दे तो 8/8 1 हो जाएगा, 8/8 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। कंडीशन में फंस जाएंगे हम लोग। करना कैसे है, ये सवाल कैसे बनेगा? एक ही इक्वेशन दिया है और x³ का वैल्यू पूछा है, तो इसमें वैल्यू तो सोचना नहीं है कि सर क्या रख दे, x का वैल्यू क्या रखे कि जोड़ के 1 आ जाए। आप सोचिए, हम आपको तरीका बताते हैं। तो भाई मेरे दूसरा मार्क कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखो, अगर हम इनको सोल्व कर दे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² प्लस 8 8 गुना 8 64, और ये नीचे का एलसीएम हो जाएगा 8x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा। ये 8x कैसे आया? 8 और x का एलसीएम लिए तो इसके नीचे में आए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो सीधा लिख दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या करें? देखो आगे क्या होगा। इंक बहुत गिरता है, मतलब डिजिटल बोर्ड चाहिए नहीं। देखो ध्यान से, अगर हम इसको इधर ले आए, एकदम सीधा सा कैलकुलेशन है भाई साहब, -8x बराबर 0। अब यहाँ के बाद आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओ। क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब ध्यान से समझना यहाँ के बाद करना क्या है। आप देखो ये x² + 64 - 8x बराबर 0 है। देखो भाई, अगर हम दोनों तरफ x + 8 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो ध्यान से, इधर भी यही मेन चीज़ यही है। अगर हम x + 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो भाई इधर x + 8 × 0, इधर तो 0 ही रहेगा। इधर क्या बन जाएगा? a + b × a² + b² - ab। कुछ याद आया? a + b × a² + b² - ab। कुछ याद आया? नहीं याद आया? AQ + BQ का फॉर्मूला नहीं बनाइए। a + b × a² + b² - ab बराबर AQ + BQ। मतलब इसका वैल्यू कुछ और नहीं, x³ + 8q बराबर में क्या? 0। और 8q को उधर लेके जाएंगे, x³ बराबर माइनस का 512, 8 का क्यूब 512 उधर लेके गए माइनस। और यही चीज़ आपसे पूछा है। मतलब मस्त क्वेश्चन है ये, मस्त क्वेश्चन है। यहाँ के बाद आपके पास 2 रास्ता खुलता है कि भाई इसको द्विघात समीकरण के जैसा सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोले सर कर सकते हैं, आप कीजिए। दूसरा है कि अगर हम फॉर्मूला हमको दिख जाए कि अगर x + 8 से दोनों तरफ गुना कर दे तो इधर तो 0 ही आएगा। इधर क्या दिखा? सर फॉर्मूला दिखा AQ + BQ, तो x³ + 8q बराबर 0, x³ का वैल्यू माइनस का 512। आप देखिए कैसे बनाए हैं। जब आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर कुछ करना ही नहीं है। a का वैल्यू दिया हुआ है 26, b का वैल्यू दिया हुआ है 22, तो भाई a और b का वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन a² माइनस b² माइनस 3ab अपॉन a + b का वैल्यू पूछा है। तो एक नज़र में तो लगेगा कि वैल्यू रख देते हैं, मामला सेट हो जाएगा, लेकिन परेशानी में पड़ जाओगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, आपको दिखाते हैं। किधर गया मेरा मार्कर? दिखाते हैं आपको। तो आप सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। AQ - BQ का भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं और a² - b² का भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो AQ - BQ बराबर क्या होता है? बोले सर a - b इंटू a² प्लस b² प्लस का ab अपॉन a² - b² का फॉर्मूला a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, यही चीज़ होता है। अब आप ज़रा ध्यान से देखो कि क्या
ए माइनस बी कटेगा, बोले सर कट जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस, इधर देखो माइनस में क्या है, इधर है 3ab अपॉन ए प्लस बी, यही है। अब भाई अब इनको घटाना है, भाई सिंपल सा बात है, एलसीएम सेम है, ए प्लस बी ऊपर ऊपर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का 3ab, और माइनस 3ab में ए बी को जोड़ेंगे तो माइनस का 2ab बचेगा। मतलब ऊपर आपको क्या दिखा, बोले सर ऊपर तो हमको दिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ऊपर दिखा अपॉन नीचे में ए प्लस बी। अब देखो बच्चा को मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब भाई मेरे कुछ नहीं है, ए माइनस ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी है। अब देखो a का वैल्यू क्या है 26 और b का वैल्यू क्या है 22, 26 माइनस 22 का स्क्वायर अपॉन a का वैल्यू क्या है 26 और b का वैल्यू 22 है। अब की बार जोड़ दो 26 और 22 48, यही ना आया भाई, और यहाँ पे 26 में 22 गया तो बचा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 48 मतलब 1/3। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। ऐसे करने से ये इसका उत्तर जल्दी आ जाता। अब ये चीज़ आपको यहीं पे देखना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो भाई ऊपर नीचे ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी बचेगा इधर, और इधर माइनस का 3ab अपॉन ए प्लस बी बचेगा। एलसीएम दोनों का सेम है, अगर माइनस का साइन है घटा देंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। और ये सबको मालूम है कि ये ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। भाई साहब देखो इतना बढ़िया से सवाल को डिजाइन किया, और ये सवाल हम लिए हैं एसएससी सीरियल से 2023 से, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। और लेवल तो आपका वही रहता है, एडवांस का वेटेज ज़्यादा था अभी तक 28 जनवरी के पेपर के हिसाब से, बाकी आगे देखा जाएगा क्या होता है। पढ़ाए तो आपको सब कुछ है और अभी तक पढ़ाइए इसको, बहुत ही आसान सवाल है एकदम। देखिए एक चीज़ आपको बताना भूल गए, एकदम 28 जनवरी के पेपर के हिसाब से वेटेज दिए हैं हर एक सवाल का, हर एक चैप्टर का। उसमें आपका जो है अर्थमेटिक से सवाल नहीं था तो भाई आज भी नहीं रहेगा, और ऐसा सेट आपको बता चुके हैं पिछला कई सेट, ठीक है। तो कहता है कि यदि a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 16 है तो 40 प्लस 12a प्लस 4a स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो हिंदी में नहीं लिखे हैं, इंग्लिश कोई बहुत बड़ा यहाँ पे तोप नहीं है, सिंपल सा सवाल है। इफ़ a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 है, देन द वैल्यू ऑफ 40 प्लस 12a प्लस 4a स्क्वायर इज व्हाट। इसका वैल्यू आपसे पूछा है, जरा सोचिए कि कैसे निकलेगा। क्या आप यहाँ ये सोचेंगे कि भाई साहब ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे हम a का वैल्यू सोच पाए, a का वैल्यू हम क्या सोचें कि यहाँ रखें और यहाँ रखें और स्क्वायर करके जोड़ के 16 आ जाए। तो आप सोचिएगा कि सर क्या रख दे क्या रख दे क्या रख दे, बहुत देर तक आप नहीं सोच पाएंगे, शायद नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। अब बात है कि ये सवाल बनेगा कैसे। तो भाई ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, a प्लस 2 का होल स्क्वायर है बराबर 16 है, स्क्वायर तोड़ दिया जाए, स्क्वायर को खोल दिया जाए। तो भाई साहब खोल देते हैं स्क्वायर को, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 दूना 4a बराबर 16। यही चीज़ है अभी तक, बोले सर यही चीज़ है। अब जरा जोड़ देते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, बोले सर ठीक है। ये आपका 4a प्लस 2a ये हो जाएगा प्लस का 6a, बोले सर अभी तक सब ठीक ठाक है। 4 और 1 5 प्लस का 5 बराबर में 16, यही चीज़ आया। और अगर 5 को उधर लेके जाए, जाने से पहले जरा देखते हैं पूछा क्या है।
यहाँ तक हम इतना काम कर पाए, ठीक है। हमसे पूछा है 40 + 12a + 4a स्क्वायर, 40 + 12a + 4a स्क्वायर, यही पूछा है। 5 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर + 6a बराबर 16 में 5 गया 11, यही चीज़ आया। अब यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर + 6a है, यहाँ पे 4a स्क्वायर + 12a है। अगर हम पूरा इक्वेशन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से इधर भी 2 से इधर भी, तो क्या ये 4a स्क्वायर + 6 दूना 12a + 11 दूना 22 नहीं हो जाएगा? बोले सर यहाँ तक तो हो गया। अब देखो 4a + 12a बराबर 22 तो मिल गया भाई, 40 नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ 40 को जोड़ दिया जाए, इधर भी और इधर भी। अब देखो यही चीज़ हमसे पूछा है कि नहीं, यही चीज़ हमसे पूछा है कि नहीं, 40 + 12a + 4a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 40 और 22 62, किधर है 62, आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितना मतलब मस्त सवाल है कि नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, मस्त सवाल एकदम। इसको तोड़ना था, एग्जामिनर आपको बोला कि जरा सोचो एक ही जगह पे क्या रख दे। आप सोचे कि सर 1 रखे, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ तो भाई वही चीज़ यहाँ भी रखना होगा, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 होता है, 16 तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे हम लोग कई वैल्यू सोचने लगेंगे, दिमाग नहीं लगाना है। देखो कि ऐसे उत्तर आता है, क्या आप बना पाते हैं? 2 फॉर्मूला लगेगा इस सवाल में और सवाल आपका बनेगा। वैल्यू के बारे में सोचिएगा मत, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन आपके सामने रखा है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा दरवाज़ा को बंद कर दे कि ताकि शोर शराबा ना आए, ठीक है। चलिए देखिए 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन आपके सामने दिया है। x + y + z बराबर 7 है, x² + y² + z² बराबर 85 है और x³ + y³ + z³ बराबर 913 है। तो क्यूब रूट x y z का मान क्या होगा? देखो अलजेब्रा और ट्रिगो के सवाल को बाइलिंगुअल लिखना बेवकूफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, इफ़, यदि, एंड और देन मतलब तो, सीधा सा बात है। तो भाई सबसे पहले अब देखिए क्या दिया है, क्या पूछा है, हमसे पूछा है मतलब x y z का वैल्यू, x × y × z का वैल्यू। तो भाई अगर आप a + b + c का होल स्क्वायर लगाते हैं तो उसमें कहीं भी a b c नहीं आता है, तो वहाँ से तो काम बनेगा नहीं, लेकिन वहाँ से एक वैल्यू आएगा जो क्यूब वाले फॉर्मूला में ज़रूरत होगा। देखिए तो सबसे पहला बात, अगर हम आपको ये बोले कि सर हम x + y + z का होल स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, ठीक है, या करके हम लिख दे पहले, तो आप कहेंगे सर आप इसको लिखिए x + y + z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² + z² प्लस का 2ab + 2bc + 2ca होता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2xy + 2yz + 2zx। तो अगर 2 को कॉमन निकाल ले तो यहाँ हो जाएगा xy + yz + zx। अब देखो सर किसका किसका वैल्यू दिया है, तो x + y + z का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर 49 लिख दो आराम से, x² + y² + z² का वैल्यू 85 लिख दो, प्लस 2 गुना xy + yz + zx का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो भैया मेरे 49 में 85 को घटाना होगा, नेगेटिव आएगा, तो 49 में 85 को घटा दे तो भाई अगर आपका आ जाएगा 85 - 49, गलत नहीं ना हुआ कहीं, 7 है 85 है, 1 मिनट देख ले थोड़ा, 7 है, x + y + z का वैल्यू 7 है और किधर गया भाई, x + y + z का वैल्यू 7 है और यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 913 है, ठीक है, ठीक है। तो 85 36 का अंतर है, 2 से भागा देंगे, x + y + z का वैल्यू -18। तो भाई x + y + z का वैल्यू
इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? बोले सर माइनस का 18। अब हम इसको अलग से नहीं लिख रहे हैं, 49 में 85 घटाएं माइनस का 36, माइनस के 36 को 2 से भागा दिए माइनस का 18। तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू माइनस का 18 आया। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला फॉर्मूला पे चलते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं कि भाई मेरे जो इसका वैल्यू है वो है माइनस का 18, ये है। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा जो हमसे पूछा है। तो भाई मेरे देखो ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है, एक फॉर्मूला कई बार बताएं, x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये चीज़ होता है भैया साहब, ये होता है। अब देखो मेरे भाई इसका वैल्यू क्या है आपके सामने? तो आप कहेंगे सर 913 है, 913 है माइनस 3xyz। xyz कहीं तो वैल्यू निकालना है, बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है? बोले सर नीचे लिखते हैं 7 है, बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है? बोले सर 85 है, माइनस और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या है? कुछ हम गलत लिख रहे हैं क्या? नहीं, हाँ ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? माइनस का 18। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा गुरुदेव, बस इतना ही काम आपको करना है। तो 913 माइनस 3xyz बराबर 7 इंटू 85 माइनस और माइनस 18। तो भाई ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है ना, माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है। तो इसको लिख देते हैं भाई मेरे 85 प्लस 18। तो 85 प्लस 18 कितना? 103, और 103 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 103 गुना 7, 700, 721। मतलब ये आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया? 721। तो भाई इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 913 माइनस 721 बराबर 3xyz। ठीक है, 3xyz। अब यहाँ से आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 2, 11 में 2 गया 9, और यहाँ आपका 8 में 192। 192 को अब 2 से भाग लगा दो, सॉरी 3 से भाग लगा दो, तो ये xyz का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64। xyz का वैल्यू कितना आ गया? 64। 192 भागा 3 कितना? 64 आ गया। तो भाई xyz का वैल्यू कितना? 64। कुछ नहीं करना है, xyz की जगह पे 64 रख देंगे, क्यूब रूट 64 बराबर 4। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो देख लो, 2 फॉर्मूला लगा इस सवाल में। एक तो आपको ये जो कि सबको याद होता है, दूसरा ये आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर। ये क्वेश्चन हम क्यों लिए? क्योंकि वैल्यू आप सोचते रह जाओगे, एक भी वेरिएबल को जीरो नहीं कर सकते हैं। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन भी आपका दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 85, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 913। ठीक है, दे दिया है। तो भाई किसी को जीरो नहीं बना सकते, ये दोनों फॉर्मूला लगेगा और सवाल तुरंत हो जाएगा। अब ये सोचना होगा कि भाई साहब पूछा क्या है? एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू हमसे पूछा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला में देखें तो ये चीज़ तो आएगा नहीं, आता है कहाँ? क्यूब वाला फॉर्मूला में। और क्यूब का इसका 3-4 फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना आया? माइनस का 18 आया, और उस माइनस को 18 को यहाँ रखें और आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू 64 मिला। अब यहाँ पे 64 रख दिए तो ये हो गया क्यूब रूट 64, 4 आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? कमेंट मार दो समझ में आया सर। ठीक है, कमेंट मार दो समझ में आया सर। और नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा सवाल लेके आया है। ठीक है, कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 12 है
ए बी का वैल्यू 17 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। आपके दिमाग में सबसे पहले, किसी के भी दिमाग में सबसे पहले ये जाएगा कि अगर a प्लस बी का वैल्यू 12 है तो हम a और b का अलग अलग वैल्यू सोच सकते हैं। सोचेंगे, जैसे ही सोचेंगे यहाँ लाके हमारा सोच खत्म हो जाएगा कि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का दो ही फैक्टर होता है, एक तो 17 खुद होगा और एक होगा। तो भाई कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम 17 नहीं ला सकते हैं और उन्हीं को जोड़ के हम 12 नहीं ला सकते हैं। ये बात समझ में आया, मतलब ये फॉर्मूला से जाएगा। और हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब दोनों फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो आपको ना अब की बार यहाँ से पीछे लेके चलते हैं। तो अगर हम आपको बोले कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, यही होता है। बोले सर यही होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू तो दिया है, ना तो ए बी दिख रहा है ना तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है। अब ये कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, जरा ध्यान से देखो। अब की बार आपको ए प्लस बी, देखो डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, गलती हो गया, ऐसे पाम लगाएं ऐसे मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी ऐसे पाम लगाएं ऐसे मिटा दिए, बात वही है भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोले सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। यहाँ पे ए बी का वैल्यू 17 है, बोले सर तो ये हो जाएगा 17 दूना 34। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ पे मिलेगा हमको, और ये आपका ए प्लस बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, तो 144 में 34 गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या 110 होगा, 110 और 34 144 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 110। अब देखो यहीं पे अगर रख दे, इसका वैल्यू 110 माइनस ए बी का वैल्यू 17 और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 12, यही ना हुआ भाई, यही ना हुआ। तो ये फाइनल कैलकुलेशन आपका क्या बना, इधर लिखते हैं, ये फाइनल कैलकुलेशन क्या बना, 110 में 17 गया 93, मतलब ये हो गया 12 गुना 93, और 12 गुना 93, 12 ये 36, 6 या तो ये ना तो ये ना तो ये, और 12 9 108, मतलब 1000 से पार हो जाएगा। तो 1116 आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। देखो छोटा सा सवाल है और लग गया दो फॉर्मूला, ना तो ए का वैल्यू सोच सकते हैं ना तो बी का वैल्यू यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि जोड़ के 12 लाना है, गुना करके 17 लाना है। जैसे ही 17 देखें ये चीज़ समझ में आ गया कि सर ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट रहता तो चलो दिमाग लगाते, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये इसका आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में आया, सारा का सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी बात बनता है अलजेब्रा में। और जोड़ तोड़ वैल्यू सोचना भी आपको आना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कोई भी पोर्शन हम अभी तक छोड़े हैं, इतना बताए हैं, इतना बार एग्जाम का डेट बढ़ा भाई, 3 बार तो पढ़ा दिए हम ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन तो 2017 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपका हो गया 3 बार, और कुछ छोटा नहीं है। पहले भी आपको बहुत प्रैक्टिस सेट दिए हैं, पहले 2000 इससे पहले आपका जब भी डेट आया था 28 जनवरी से, इस साल से पहला वाला जो डेट आया था उसमें से भी बहुत प्रैक्टिस सेट दिए हैं आप लोग को। ठीक है, तो इस तरीक़ा से मेहनत करते बता चुके हैं। कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के इक्वेशन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान होंगे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मूल बराबर है, इसका मतलब ये है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर
जीरो होगा। तो भाई वही चीज़ आपसे पूछा है, मतलब सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, मतलब जो यहाँ ब्रैकेट है उसको खोलना होगा। तो खोल दीजिए, ये हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन है। अब अगर इनका मूल बराबर है, मतलब x का जो दोनों वैल्यू आता है फैक्टर करने के बाद वो दोनों का दोनों बराबर है, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि भाई मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही होता है। 3 कंडीशन होता है मेरे भाई, और आपको तीनों कंडीशन बताए हैं नेचर ऑफ रूट का, ये होता है। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b कौन सा, तो भाई x का कोफिशिएंट, तो भाई x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बोलेंगे सर 2x है। a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि k है। c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि 6 है। इनका वैल्यू रख के उत्तर आ जाएगा। तो भाई बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मेरा क्या है, k है, इंटू c मेरा क्या है, प्लस का 6 है, यही है। और इनका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k, 6 चौके 24k होगा ना भाई, तो इसको उधर लेके जाते हैं तो 4k स्क्वायर बराबर 24k। भाई k से k स्क्वायर को काटेंगे, यहाँ 4k बचेगा, 4k बराबर 24 हो जाएगा। तो अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अगर 4k बराबर 24 है तो k का वैल्यू 6 होगा। 4 से 24 निकल जाएगा 6 बार में, तो k का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखना है, कंडीशन आपको याद रखना है। 3 कंडीशन होता है नेचर ऑफ रूट का, तीनों बताए हैं। इसी तरीका से लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का 3 कंडीशन होता है। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, मतलब a1/a2 अपॉन b1/b2 अपॉन c1/c2 तीनों बराबर होगा। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेगा। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। यहाँ से सवाल आता है, ठीक है, तो ये याद रखना होगा। और आपको बताया है, और जो 50 क्वेश्चन का जो आपको सेट बताया है एडवांस मैथ वाला 50, उसमें भी आपको बताए हैं, तो बहुत जगह बताएं, अब आपको याद हो। बैक अलजेब्रा से बताएं। अब आगे कुछ सवाल ट्रिगो से देखते हैं। तो पहला सवाल है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n है, तो m/n का मान क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे, वैल्यू इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन से आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू m दिया है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू n दिया है, और जो पूछा है वो m/n पूछा है, m/n पूछा है। अब भाई m/n आप कहेंगे सर m का भी वैल्यू है, n का भी वैल्यू है, भागा लगा देते हैं, m/n आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसमें भी आपको यही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तरीका क्या होगा शॉर्ट करने का, कैलकुलेशन को छोटा रखने का, कि देखो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, सेक को 1/cos लिखेंगे, सेक को क्या लिखेंगे 1/cos, और कोसेक को क्या लिखेंगे 1/sin। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर n है। अब जरा इसको ऐसे कर दो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। भाई एकदम आसान तरीका रखो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में एलसीएम बराबर n। अब देखो आप कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर m दिया हुआ है, बोले सर दिया हुआ है, तो भाई
m दिया हुआ है तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू m रखेंगे और n को उसके नीचे में रखेंगे, ले आएंगे और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को उधर ले जाएंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा जनाब, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। अभी जो है इंडिया में जितना भी टीचर लोग हैं ना, सब शॉर्ट्स बनाने पे कूद गया है, ठीक है। पता नहीं क्यों, आप देखिएगा शॉर्ट्स देख के आप क्या समझ पाएंगे, क्या आप उस टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे रियल टाइम में एग्जाम में? तो आपका जवाब होगा सर नहीं। पता नहीं क्यों ऐसे वैसे दाएं बाएं करके मतलब गजब हो गया। पता नहीं सही है कि गलत है, हमको खुद पता नहीं भाई, पर जो समझ में आया बता दिए आपको। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि बेसिक जब तक आप नहीं समझेंगे बात नहीं बनेगा। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे बात बिल्कुल नहीं बनने वाला है। तो भाई बेसिक आपको समझना होगा, ठीक है। कितना बहुत जल्दी आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप कोई कहेगा सर इसमें ना थीटा का वैल्यू रख दो वैल्यू। अब देखिए कैलकुलेट करके, सबसे पहला बात 0 डिग्री और 90 डिग्री तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि सेक 90 इनफाइनाइट, कोसेक 0 इनफाइनाइट। बाकी बात आप रख के देखिए और m/n करके देखिए क्या आता है, फिर यहाँ पे वैल्यू रखिए, है कि नहीं। बेसिक सा सवाल है और सीधा भिड़िए। कहता है कि यदि tan अल्फा बराबर 3 - 2√3 है, यही है ना, नहीं 2√2 है, सॉरी 2√2 है, मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी गलती हो गया। यदि tan अल्फा बराबर 3 - 2√2 है तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान क्या होगा? सीधा सीधा जवाब देना है, आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। कैसे जवाब देंगे इस सवाल का, समझो जरा ध्यान से। tan अल्फा का वैल्यू मतलब tan का वैल्यू दे दिया है 3 - 2√2 और पूछा क्या है, tan अल्फा माइनस कोट अल्फा। तो tan अल्फा का तो वैल्यू अपने पास है, टेंशन किसका है, कोट अल्फा का, और मालूम है tan का उल्टा कोट और कोट का उल्टा tan। अब आपके पास दो रास्ता है कि सर tan से कोट में कैसे जाए। तो आप कहेंगे सर tan अल्फा बराबर हम 1/कोट अल्फा लिख सकते हैं, तो 1/कोट अल्फा का वैल्यू 3 - 2√2 होगा, या कोट अल्फा बराबर 1/3 - 2√2 होगा, यही होगा ना भाई। अब जरा ध्यान से देखो, इसको करना तो होगा रेशनलाइज। tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कंजुगेट पेयर देख लो, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या 1 है? तो सर एग्जामिनर सेट करके देता है, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में 8 गया 1, जी हाँ इनका डिफरेंस 1 है। तो भाई अगर tan अल्फा बराबर 3 - 2√2 है तो सर कोट अल्फा जो है इसका उल्टा 3 + 2√2 होगा। क्या होगा, 3 + 2√2 होगा। कंजुगेट पेयर है तो एक दूसरे का रेशनलाइज करके ये चीज आता है, और हम लोग जब कंजुगेट पेयर देख लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब tan अल्फा का वैल्यू दिया है, कोट अल्फा का वैल्यू अब निकाल दिए, दोनों को घटा दीजिए। तो tan अल्फा 3 - 2√2 माइनस कोट अल्फा क्या है 3 + 2√2। तो भाई अंदर का साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस का 2√2 होगा, -3 + 3 कट गया, माइनस का 2√2 माइनस का 4√2 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। अब आपको समझाते हैं, बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा कि सर इसको कैसे लिख दिए, कैसे लिखे जरा ध्यान से समझो। तो भाई tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट अल्फा बोले सर लिख सकते हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा 3 - 2√2। कोट को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/3 - 2√2 बराबर कोट अल्फा। अब इसको रेशनलाइज करना होगा, ऊपर नीचे 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सर नीचे मेरा क्या बनता है, a + b × a - b। तो सर आप इसका स्क्वायर करके देख लो, a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। वही चीज़ आपको यहाँ पे बोले, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 में 8 है, नीचे मेरा 1 बचा। तो भाई नीचे में 1 बचा, ऊपर क्या बचा 3 + 2√2। यही चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं। तो अगर नीचे 1 बच जाता है तो ऊपर ऑपोजिट साइन मेरा घूमता है,
ठीक है। अगर टेन अल्फा का वैल्यू 3 माइनस 2√2 है तो कोट अल्फा का वैल्यू 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। या अलजेब्रा में आप देखे होंगे x का वैल्यू 3 माइनस 2√2 है तो 1/x का वैल्यू 3 प्लस 2√2 रेशनलाइज करके ही आता है। तो भाई हम लोग जब कंजुगेट पेयर देख लेते हैं तो हम लोग सीधा बोल देते हैं और स्टेप भी हमारा बचता है, टाइम भी बचता है। बात समझ आया? एकदम आसान। कैसे खेलिएगा, कहता है कि यदि कोट का पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 है तो कोसेक का पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्या होगा बता दीजिए, कैसे बनाएंगे? क्या आप सोचेंगे कि थीटा का वैल्यू क्या रखे? नहीं, ये सोचना नहीं है। थीटा का वैल्यू आप सोचिएगा, नहीं सोच पाइएगा, ठीक है। सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट पे सवाल है। देखिए ध्यान से, दूसरा मार्क कर लेते हैं। कोट का पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 दिया है, बोले सर ठीक 2.2 दिया है। इस टाइप का ना कम से कम 100 सवाल इसी पैटर्न पे आपको एसएससी और रेलवे में मिल जाएगा। 100 सवाल सेम पैटर्न पे, 10 कोट कोट कोसेक कोसेक कोट कोट ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइन के साथ भी मिल जाएगा आपको। तो देखो ये कैसे बनेगा। तो भाई अगर हम यहाँ से कोट स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बचेगा 1 और बराबर क्या आएगा सर 2.2। और ऐसा केस में जो आपका इक्वेशन का वैल्यू दिया रहता है वही हमेशा उत्तर आता है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2.2, ठीक है। अगर कुछ जोड़ तोड़ दे इसमें तो फिर मामला चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर बोल दिए तो एकदम नहीं भाई। अगर मान लो कि इसी में कुछ जोड़ दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगा, घटा दिया वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक में वैल्यू दिया है थीटा -1 लिख सकते हैं। अंदर भी हम कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और एक +1 है, यही लिख सकते हैं। बराबर क्या है सर 2.2। ये -1 +1 हवा हो जाएगा, बोले सर हो जाएगा। अब इसको इन दोनों से गुना कर दो तो कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर है, देखो वही चीज़ आया कि नहीं। कोसेक का पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या रह गया 2.2, आपका उत्तर आ गया। तो इस पैटर्न पे ना हम आपको क्या बोले, गिन के, अभी हम रेलवे के कंटेंट पे काम कर रहे हैं भाई, ठीक है। और हाँ बहुत मेहनत लग रहा है उसमें, आप लोग वीडियो देखिएगा, बहुत मेहनत लग रहा है उसमें, लेकिन हाँ कायदे से काम कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं कि एसएससी और रेलवे में इस टाइप का सवाल गिन के 100+ आया है, ठीक है, सेम पैटर्न पे। और उस अभी तक जो पूछा है उसमें एकदम जो दिया है वही उत्तर हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आगे भी यही चीज़ रहेगा, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। इस पैटर्न को आप समझ गए, दिमाग में रखिएगा, कुछ जोड़ेगा जोड़ देना है, घटाएगा घटा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कि यदि cosx - 3 sin x बराबर √5 sin x है तो 10x का मान क्या होगा। 10x का मान आपसे पूछा, किधर चल गया जी मेरा मार्कर, कहाँ है भाई साहब, इधर है। 10x का मान भैया साहब क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो मामला कोस और साइन में दिया है और 10 में पूछा है, और हम लोग को मालूम है कि 10 बराबर साइन बाय कोस होता है, ये चीज़ मालूम है ना कि 10 बराबर साइन बाय कोस होता है। तो ये cos x - 3 sin x बराबर √5 इंटू साइन एक्स दिया है और 10x पूछा है, और 10 बराबर साइन बटा कोस होता है। मतलब अगर हमें साइन बटा कोस मिल जाए, अगर साइन बटा कोस मिल जाए मतलब 10 मिल जाएगा। तो साइन बटा कोस कब मिलेगा भाई, कब मिलेगा साइन बटा कोस, मतलब पूरे इक्वेशन को अगर हम कोस से भागा दे दे या साइन से भागा दे दे। जब हम कोस से भागा देंगे तो 10 मिलेगा, और जब साइन से भागा देंगे तो कोट मिलेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जो मर्जी आप कर दीजिए। चलिए सबको अगर हम साइन से ही भागा लगा देते हैं, क्योंकि साइन दिख रहा है ना 1-2 जगह, तो साइन से ही भागा लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोस बटा साइन,
यहाँ साइन बटा साइन, साइन बटा साइन, तो जहाँ जहाँ साइन बटा साइन होगा वो तो कट के 1 बना देगा, और यहाँ पे कोस बटा साइन हो रहा है तो क्या बना देगा ये कोट एक्स माइनस 3 बराबर 5 यही हो जाएगा ना, यही होगा ना भाई। इस -3 को उधर लेके जाते हैं तो कोट एक्स बराबर प्लस √3, मतलब √5 प्लस 3 हो जाएगा। अब कोट एक्स नहीं पूछा हमसे, टेन पूछा है हमसे, क्या 10 पूछा है भैया साहब, 10 पूछा है, ठीक है 10 पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, 10 में ही उत्तर देंगे। तो सर कोट का उल्टा क्या होता है 10, मतलब हम 10x बराबर लिख सकते हैं 1 बट्टा, इसको सजा के लिख देते हैं 3 प्लस √5 लिख सकते हैं। बोले सर ठीक है लिख सकते हैं, कोट का उल्टा 10। अब इस टर्म में तो आंसर नहीं है, रेशनलाइज करना पड़ेगा। सर ऊपर नीचे 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे मेरा क्या होता है हमेशा a² माइनस b², a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। तो सर ऊपर तो 3 माइनस √5 रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, और 9 में 5 गया 4, 3 माइनस √5 बटा 4, ऑप्शन ए आपका सीधा उत्तर हो जाएगा। इतना ही काम करना था बस, बात समझ रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट मारते जाइए मारते जाइए मारते जाइए, ठीक है। कैसे बनेगा सोचिए जरा। ट्रेंगल ए बी सी में एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, और बोला है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी का मान क्या होगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या सोचेंगे अब सर क्या रख दे, भाई पहले जो कंडीशन दिया है उसको समझना होगा कि ये कंडीशन है क्या। ट्रेंगल ए बी सी और एंगल सी मेरा 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल का बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है, ठीक है। और एक कोण 90 डिग्री है और बाकी का 2 कोण क्या है बराबर है। अगर एक कोण 90 डिग्री, आप ही सोचिए राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री होगा, बाकी जो 2 एंगल है वो आपस में बराबर है, मतलब वो दोनों 45 होगा, एंगल बी भी 45 होगा और एंगल सी भी 45 होगा। और हमसे पूछा है कि साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी। एक तो फोन ले लो। हाँ भाई, तो कह रहे थे कि ट्रेंगल एबीसी में एंगल सी मेरा 90 डिग्री है और बाकी का दोनों कोण बराबर है, मतलब 45 है। इसका मतलब एंगल बी भी हमारा 45, और सॉरी यहाँ पे एंगल ए होगा भाई, जब सी 90 डिग्री है यहाँ पे ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, और बाकी का 2 कोण है वो आपस में बराबर है, तो एंगल ए भी 45 है, एंगल बी भी 45 है, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। ए के जगह भी 45 डिग्री होगा, बी के जगह भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब सवाल में कुछ रहा नहीं, ये सिर्फ ये है कि साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। नहीं समझ में आया, फिगर बना के समझा देते हैं। तो ये हमारा भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सी है, ये तो मेरा 90 डिग्री दे दिया है, ये ए है
और ये मेरा b है, और ये दोनों ही आपस में बराबर है, मतलब ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो बस a की जगह पे 45 और b की जगह पे 45 आपको रख देना है। तो साइन 45 भी 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2, तो ये 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 होगा, 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 होगा, और यहाँ भी 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 1/2 1/2 1 हो जाएगा। हम कैसे ऑप्शन गलत लिख दिए, ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 1 और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या उत्तर बना दिए। एकदम सिंपल सवाल है, बात समझ आए? नहीं समझ में आया तो इस फिगर को देखिए, यही आपका सवाल है ना, एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल बी आपका बराबर है, मतलब 45 होगा। ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, एक हमारा 90 डिग्री बता दिया है, तो बाकी दो का जोड़ भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 45 ये 45, बात समझ आना चाहिए। कहता है कि यदि x + 1/x बराबर 2 cos थीटा है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। अलजेब्रा भी इसमें मिक्स है, ठीक है। कैसे बनेगा ये सवाल, भाई मेरे स्क्वायर में पूछा है तो स्क्वायर करना होगा। x + 1/x का वैल्यू 2 cos थीटा है और x² + 1/x² का वैल्यू हमसे पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो इधर भी स्क्वायर लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x² + 1/x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 4 cos² थीटा, यही होगा। अब हमसे जो पूछा है वो पूछा है x² + 1/x² का वैल्यू, तो इस 2 को उधर लेके जाते हैं, तो ये तो जो मेरा इधर प्लस में है इधर जाके माइनस में हो जाएगा। बोले सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये तो आंसर में नहीं ना भाई, इसके साथ भी कुछ करना होगा। तो देखो यहाँ से जब हम 2 कॉमन लेते हैं ना, तो ये बन जाता है 2 cos² थीटा -1, ये बन जाता है, और 2 cos² थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा होता है, और 2 बाहर में है, तो 2 इंटू cos 2 थीटा इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। एकदम मस्त सवाल था। तो आपका 6 सवाल हो गया अलजेब्रा से, 6 सवाल हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री से, 12 सवाल, 13वां सवाल 14वां सवाल आगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आसान सा सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कहता है कि x अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे हम लोग समझेंगे इसको, बहुत आसान है, बनाने वाले लोग देखते ही उत्तर दे देगा इसका कि इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। मेरे भाई एक बात बताओ, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। जो पॉइंट है वो 7 और 8 है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और x यहाँ पे आईना लगा है भाई, यहाँ पे आईना लगा है, ठीक है, यहाँ पे आईना लगा है, और यहाँ पे मान लेते हैं 7 और 8 है, तो भाई इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, इधर कहीं। और x एक्सिस के साथ पूछा है, तो जो x का वैल्यू है भाई ये यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन y यहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो 7,-8 ऑप्शन डी आपका सीधा उत्तर हो जाता है। इस पे आपको डिटेल वीडियो हम एक लेक्चर देंगे 40-50 मिनट का, जिसमें हर तरीका के सवाल को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एक डिटेल वीडियो इस पे आना जरूरी है, वो आपको बहुत जल्द। देखिए कहता है कि एक सरल रेखा kx - 3y = 0 बिंदु 3,2 से होकर गुजरती है, तो k का मान क्या है। इससे आसान सवाल आप नहीं देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जहाँ पे x, y का वैल्यू आपको दे दिया है 3 और 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो ये जो इक्वेशन है लाइन का kx - 3y = 6 है, तो यहाँ से k का वैल्यू कैसे निकलेगा भाई, k अपने जगह पे रह जाएगा, इंटू x के जगह पे 3 रखेंगे, -3 इंटू y के जगह पे 2 रखेंगे, बराबर 6। तो 3 दूना 6 और इधर जाके 6,
3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 और k बराबर बताने की आवश्यकता नहीं है कि 4 आपका उत्तर हो जाएगा। k का वैल्यू क्या है 4 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है भी बहुत आसान, इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है। बहुत एकदम मैक्सिमम 99% काम आपका फॉर्मूला से हो जाएगा। बाकी आप एक दो जगह रेशियो का दिमाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला से खेल में ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ना ही इंग्लिश में लिखे हैं, लिखते तो पूरा बोर्ड भर जाता, फिर हमको बहुत दिक्कत होता बनाने में। तो क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो -2,3 है और उस सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो सर्कल का इक्वेशन आपसे पूछा है कि भाई सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। अब देखो, जब रेडियस आपके पास है और सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया है, तब कैसे समझेंगे बात को। देखो एक बात बताओ, नहीं एक बात आप समझो यहाँ से, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट हम अल्फा और बीटा माने, ठीक है, और इसका रेडियस r है। इसका रेडियस कितना है r है। अब देखो अल्फा और बीटा, अल्फा कोमा बीटा का वैल्यू -2 और 3 दिया है, ठीक है, और रेडियस मेरा r है, इसका वैल्यू 4 दिया है। तो आपको याद रखना है रेडियस का स्क्वायर बराबर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। ये होता है रेडियस का फॉर्मूला, त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है। रेडियस का स्क्वायर बराबर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। अब दूसरा मार्कर उठाते हैं और आपको समझाते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट -2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे जिससे हमको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो भाई मेरे r की जगह पे 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x माइनस, तो आप एक बात देखिए यहाँ पे कुछ हम गलत लिखते हैं क्या, नहीं ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा का जो वैल्यू है वो -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y, और y बीटा का वैल्यू 3 है तो -3, y माइनस 3 का स्क्वायर। इसको कर दीजिए सॉल्व, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 2ab 2 दूना 4 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 माइनस का 2ab 3 दूना 6y, यही होगा ना। ये बराबर 16 को इधर लिख देते हैं, ठीक है, सर्कल का इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, कुछ सजा सकते हैं तो भाई 9 और 4 13 और इधर 16 को इधर ले आते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y, और इधर बचेगा प्लस का 13 और ये माइनस का 16 इधर आ जाएगा बराबर 0। तो मतलब 13 में 16 गया तो सर माइनस का 3, तो हम इसको सीधा लिख देते हैं माइनस का 3 और बराबर 0। यही आपका सर्कल का इक्वेशन आया भाई साहब। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये होता, सॉरी ये 0 है, ठीक है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये होता। तो ये सवाल आपसे कब बनता, जब ये चीज़ आपके दिमाग में होता। सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो अल्फा और बीटा है, ये चीज़ दे दिया है -2 और 3, रेडियस 4 दे दिया है, तो रेडियस का स्क्वायर बराबर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। सबके वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे x और y के टर्म में, सर्कल का इक्वेशन आपको दिख जाएगा। और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका ये होता। लिखने में टाइम भी जाता और मेरा बोर्ड भी भर जाता। डिजिटल तो है नहीं कि ऐसे ऐसे करके कर देते छोटा और उधर किनारे में लगा देते। तो ये चीज़ समझाना आपको बहुत ज़रूरी था, इसको एकदम याद रखिएगा और आपको बताएं भी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 द्वारा
किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित किया जा सकता है, मतलब इन दो रेखाओं को किस प्रकार से रखा जा सकता है। क्या इनको पैरेलल रखा जा सकता है, क्या इनको एक के ऊपर एक संपाती कोइंसाइड या उसको डिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं, डिपेंडेंट रखा सकता है। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो भाई सीधा सा बात है, इसमें स्लोप निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है भाई, दो इक्वेशन है, एक ये है और एक मेरा ये है, ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। तो भाई स्लोप का फॉर्मूला, इसको हम मानते हैं m1 बराबर क्या होता है, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, x का गुणांक, देखो भाई लिख देते हैं गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ठीक है। इस लाइन को हम माने m1 और इस लाइन को हम माने m2, तो भाई इसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस लाइन को देखें तो सर m1 का वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर माइनस x का गुणांक क्या है 6 और y का गुणांक कितना है माइनस का 3, तो यहाँ माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, m1 क्या आया मेरा 2 आया। इसी तरीका से m2 आपको निकालना है। तो भाई m2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, माइनस का x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो m2 बराबर x का कोफिशिएंट, सर x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो माइनस का 1। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2/1 बराबर 2। यहाँ पे देखो कि m1 बराबर m2 है, कुछ हम गलत नहीं ना लिखे, 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस y प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि m1 बराबर m2 है, m1 बराबर m2 है, इसका मतलब जब m1 बराबर m2 हो तो इन दोनों लाइन को हम पैरेलल खींच सकते हैं, समांतर खींच सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, स्लोप निकालने का तरीका स्लोप से ही ये आएगा। तो m1 बराबर कोफिशिएंट ऑफ x, m1 बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, भाई m2 बराबर भी ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इस इक्वेशन के लिए। बात समझ में आया। और यहाँ पे m1 बराबर m2, m1 भी 2 है, m2 भी 2 है, मतलब ये दोनों लाइन जो है पैरेलल होगा, समांतर। 3 देखिए, कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी का जो सुई है वो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में घड़ी की सुई कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ आपसे एरिया नहीं पूछा है, यहाँ आपसे सरकमफेरेंस का लेंथ पूछा है, परिधि का लंबाई पूछा है कि 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। मतलब देखो ये मेरा घड़ी है और ये घड़ी की सबसे लंबी सुई है, ठीक है। इसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। तो भाई ये मिनट वाली सुई है, तो 40 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। भाई मेरे 60 मिनट में घड़ी अगर यहाँ से घूमना शुरू की है तो पूरा एक चक्कर मार के फिर यहीं पे आ जाएगी, मतलब पूरा 60 मिनट में कितना दूर जाएगा 2πr, परिधि का फॉर्मूला यही होता है। तो सर 40 मिनट में कितना जाएगा, सर 40/60, मतलब 40 मिनट में घड़ी 2πr गुना 40/60, 40/60 सेंटीमीटर जाएगा दूर, यही ना जाएगा। 60 मिनट में 2πr घूम जाता है, तो 40 मिनट में 40/60 गुना 2πr, मतलब इसको आप 2/3 समझिए, ठीक है। अब सब कुछ दिया हुआ है, 2π के लिए बोला है कि 3.14 लीजिए, r का वैल्यू 1.5 है और 40/60 मतलब 2/3। अब इसको प्यार से बैठ के गुना करते रहिए। है मेरा कितना आएगा, 3 से काट देते हैं इसको, 0.5 आ जाएगा। ये आपका 5 दूना 10 मतलब 1 आ जाएगा, और ये 3 दूना 6 और 14 दूना 28 मतलब 6.28, ठीक है, सेंटीमीटर। 6.28 सेंटीमीटर 40 मिनट में घूम जाएगा। मतलब यहाँ से चलना शुरू करेगा
तो चलते 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 मान लो कि 40 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है 6.28 सेंटीमीटर। इसी सवाल में आपसे एरिया भी पूछ लेता है, बोलेगा भाई 40 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, मतलब उस केस में आपको ये वाला एंगल मालूम होना है, एंगल आपको निकालना होगा, तब जाके आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों तरीका से ये सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 15 डिग्री के पूरक कोण, अंग्रेजी भी आपको बता देते हैं, 15 डिग्री के पूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 125 डिग्री के समपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, ये सवाल है। तो 15 डिग्री के पूरक कोण और 125 डिग्री के समपूरक कोण का जोड़ निकालना है। डिटेल आपको दे देते हैं। तो अगर 15 डिग्री में हम मान लेते हैं कि x जोड़ देते हैं तो ये बन जाना चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। और 125 डिग्री में मान लो y जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री। अब आपको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, और दोनों को x प्लस y को जोड़ के आपको उत्तर दे देना है। तो भाई यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, बोले सर 75 डिग्री, 75 15 90। लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझाने के लिए लिख दिए आपको, ठीक है। और 180 में 120 जाता तो 60 बचता, फिर आपका 5 गया 55, तो y का वैल्यू कितना 55 डिग्री। अब x प्लस y दोनों को जोड़ना होगा, मतलब 75 और 55, 7 5 12, 120, 5 5 10, दोनों को जोड़े तो 130 डिग्री आपका उत्तर आ गया। ये बात आपसे छोटा सा ज्योमेट्री के छोटे से कंसेप्ट पे ये सवाल था, ठीक है। आसान से सवाल को उत्तर दीजिए। तो आज का लेक्चर बिल्कुल सिंपल रखे, ट्रिगो और अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वेटेज दिए, ठीक है। यदि a माइनस बी का वैल्यू 5 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 है, तो ए बी का मान क्या होगा। अब आप a और b का वैल्यू सोचिए, नहीं बनेगा, ठीक है। सीधा सीधा स्क्वायर कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ए बी का वैल्यू पूछा है, a माइनस बी 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 41 माइनस 2ab। 41 में 25 गया, 2ab बराबर 16। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ab आपका कितना 8 हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो भाई वेटेज आप देखिए, ठीक है, वेटेज देखिए। हम चाहते हैं तो और भी सवाल इसमें डाल सकते थे, 2-2 3-3 सवाल सब खिचड़ी बना देते, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न रहा है ना उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं मैक्सिमम। और आपको ऐसा नहीं है कि और चैप्टर से सवाल करवाए नहीं है, बहुत सवाल करवाए हैं, ठीक है। तो वो उन सारे लेक्चर्स हैं, ये सवाल आपको बनाना है। यदि 144 बटा 0.144 इक्वल टू 14.4 अपॉन x है तो x का मान क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। कमेंट में आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। तो ये आपका सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब आपको 18, 19, 20 3 सेट और मिलेगा। और भाई 20 सेट जो है शिकारी सीरीज, अभिषेक सर नाम दिया शिकारी सीरीज, ठीक है। शिकार हो गया, ठीक है। 3 सेट आपको और देंगे। कंप्लीट लेक्चर देखिए। और भाई देखो हल्के में लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसा नहीं है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, पेन टेप पे पढ़ाने का पढ़ा सकते हैं, बट उसमें फील नहीं आता है वो चीज़, ठीक है। इतना सा उसमें फ़ोटो दिखता है छोटा सा, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लिखने का भी स्पेस उसमें बहुत कम रहता है। तो अब जब आएंगे तो भाई बड़ा वाला बोर्ड के साथ ही आया जाएगा, देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। समय से पहले कुछ कहना मुश्किल है, सोचा हुआ काम किसी का हुआ नहीं आज तक, तो मेरा कहाँ से होगा, मेरा तो और नहीं होता है। हम तो बहुत बड़ा पनौती है अपने जीवन में अपने हिसाब से। खैर कोई दिक्कत नहीं, तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, बाकी बात देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट